हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज से अपना ट्रिपल सी 2024 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रिपल सी में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन सा चैप्टर इसमें आएगा और हमें कितना नंबर चाहिए होगा पास करने के लिए एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम कितने महीने में होगा, इसका कोर्स कितने दिन का होता है। तो हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर इसमें आएगा। इसमें पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट। पाँचवा है प्रेजेंटेशन। छठवां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। सातवां चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। और आठवां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। नौवां चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम किस टाइप से आएगा, कितने नंबर का आएगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, और पास करने के लिए कितना नंबर हमें चाहिए रहेगा। कि जो हमारा मोड ऑफ एग्ज़ाम है MCQ रहेगा, मतलब कि हमें ऑप्शनल वाला मिलेगा टिक लगाने के लिए। 4 ऑप्शन दिएगा टिक लगाने के लिए, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से हमें एक को टिक करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारा केवल एक एग्ज़ाम होगा बस, वो भी 3 महीने बाद। इसका कोर्स 3 महीने का होता है, तो हमारा एग्ज़ाम भी 3 महीने के बाद ही होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा। और इसका एग्ज़ाम पूरा 1 घंटे का होगा, समय 1 घंटे रहेगा एग्ज़ाम देने का। और निगेटिव मार्क मतलब माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। टोटल नंबर 100 रहेगा और हमें क्वालिफिकेशन मार्क 50% लेना चाहिए, मतलब कि पूरा 50 नंबर में पाना ज़रूरी। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, मतलब कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे। हम लोग इससे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर शब्द है ये अंग्रेजी के शब्द से बना है, जो शब्द कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए इसको गणक या फिर संगणक भी कहा जाता होगा। आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, इसीलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, लिसनिंग एंड वाइबिंग, ऑडियो एंड वीडियो, प्ले गेम्स, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई कामों में किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि पहले इसका यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में हम इसमें गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो गेम, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब कुछ भी गेम वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं, मतलब अपनी लगभग ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पर, नीचे हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाली गई होती हैं। दूसरा पॉइंट है उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कहने का मतलब है कि हम जो कंप्यूटर में अपना कोडिंग करके या कुछ भी करके उसमें लिखेंगे, कंप्यूटर वही काम करेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। अगला पॉइंट है कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार। अगला पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। ऐसी मतलब कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जो फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर में आती है। और सॉफ्टवेयर में जो हम पूरा प्रोग्राम करते हैं, अंदर प्रोग्रामिंग रहती है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के CPU से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलने का काम करता है। हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज
CHARLESBABBAGE। आप लोग ठीक से देख लेंगे स्पेलिंग। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसे तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को लिया गया। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर COMPUTER। C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड, T से टेक्निकल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। आप लोग इसको हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है C मतलब आमतौर पर, O मतलब संचालित, M मशीन, P विशेष रूप से, U मतलब प्रयुक्त, तकनीकी, शैक्षणिक अनुसंधान। जब हम लोग इसको पूरा कंप्यूटर की फुल फॉर्म को पढ़ कर बोलेंगे, उसे बोलेंगे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसी को हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला पॉइंट आता है स्पीड, गति। कंप्यूटर की स्पीड इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य को करते हैं। कंप्यूटर की गणना करने की गति काफ़ी तेज होती है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर अपने कार्य को माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड के अंतराल में पूरा कर देते हैं। किसी इंसान को गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग को 1 सेकंड से भी कम समय पूरा कर देता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो मतलब इंसान जैसे एक काम को करने के लिए 3, 4 या 10 मिनट लगा रहा है, उसी चीज़ को कंप्यूटर केवल 1 क्लिक में या 1 या 2 मिनट में, कुछ सेकंड में ही कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर अपने कार्य को सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर बिना किसी गलती के अपने कार्य को पूरा करता है। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक सटीकता के साथ अपने काम को पूरा करता है। अगर कोई इंसान गुणा या भाग करता है तो उसमें वह गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर बिना किसी गलती के गुणा और भाग आसानी से कर सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो हम इनपुट डालेंगे, मतलब गुणा करने के लिए जो वैल्यू देंगे कि इसका हमें गुणा चाहिए, वो उसको बिना गलती के एकदम पूरा करेक्ट वैल्यू लाकर हमको देगा। लेकिन इंसान से कभी कभी गलती हो सकती है, कहीं पर किसी वर्ड का मिस्टेक हो सकता है, इसलिए उससे वैल्यू गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से गलती एक भी नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। हम इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि हम कंप्यूटर को एक ही इनपुट कई बार देते हैं तो कंप्यूटर हमें एक ही जैसा परिणाम दिखाएगा। जब तक यूजर इनपुट को नहीं बदलेगा तब तक कंप्यूटर परिणाम को नहीं बदलेगा। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप कंप्यूटर को लगातार सालों तक इस्तेमाल करें, वह हमें सही परिणाम ही देता रहेगा। इसलिए कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को हम कुछ भी जो वैल्यू देते हैं करने के लिए, कुछ ज़रूरी काम है, उस पर कंप्यूटर हर बार हमें सही पूरा वैल्यू निकाल कर देगा। वो इंसानों की तरह नहीं है कि अगर हम एक ही चीज़ को उसे बार बार करने के लिए दे तो उससे गलती हो जाए या कुछ मतलब कि हमसे धोखा कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन कंप्यूटर है, उसको हम जो भी कार्य देंगे लाखों से, मतलब चाहे जितने हज़ारों साल तक, 100 साल तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर बार बार हमें वही परिणाम देता रहेगा जो आप एक बार में उसे लिख कर देते रहेंगे। जो आप उसमें इनपुट डालेंगे वही हर बार आउटपुट निकाल कर उसी के हिसाब से हमें देगा। चौथा पॉइंट है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम का डाटा स्टोर होता है। इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार के रिमूवेबल डिवाइस होते हैं, जिसे हम बाहर से लगा और निकाल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी इंसानों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होती है। इंसान हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी किसी चीज़ को भूलती नहीं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही लगी होती है, उसे निकाल नहीं सकते हैं। मतलब उसमें जो हम डाटा डालेंगे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में, उसे हम
बाहर मतलब निकाल तो सकते ही नहीं, उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेमोरी रहेगी उसको हम निकाल नहीं सकते हैं पूरी। और जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम निकाल कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसमें हम जो अपने डाटा को स्टोर करेंगे उसे हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी होती है, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाटा एंटर करके उसका जो रहेगा पूरी फाइल या कुछ भी डाटा उसके अंदर है उसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी उसमें अपनी ज़रूरत के लिए अपने साथ भी या कहीं पर भी बैग में कहीं पर भी उसे संभाल कर रख सकते हैं। मतलब वो कंप्यूटर के बाहर लगी रहती है, जिसे हम हमेशा लगाए निकाल सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है डेलीगेंस, परिश्रम। एक कंप्यूटर निरंतरता के साथ एक समय में कई कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके लगातार अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यदि हम इंसानों की बात करें तो इंसान 24 घंटे किसी कार्य को नहीं कर सकता, उसे 24 घंटे में कुछ समय का आराम चाहिए होता है, लेकिन कंप्यूटर बिना थके बिना रुके कार्य को कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर होता है उससे हम एक भी मिनट का ब्रेक ना दें तो वो लगातार काम करता रहेगा, थकेगा नहीं वो। लेकिन जो इंसान होता है उसे 24 घंटे में आराम करने की ज़रूरत होती है, वो बिना आराम किए 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता है। और जो 7वां पॉइंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज भी कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसका उपयोग जरूरी डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी हमेशा के लिए स्टोर रहती है। डेटा और जानकारी तब तक कंप्यूटर में स्टोर रहती है जब तक कोई यूजर उस जानकारी को डिलीट ना कर दे। कंप्यूटर खुद से डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग, वीडियो और गेम आदि। और जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है प्राइवेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में हम अपनी प्राइवेट जानकारी को स्टोर कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना अनुमति के आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि आप लोग कंप्यूटर में या हम लोग कंप्यूटर में प्राइवेट अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिना आपकी अनुमति के कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा को मतलब देख नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपको कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। हम अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाकर, जो हम लोग इस मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में भी एक पासवर्ड लगाकर अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर को लेता है उसे कंप्यूटर ओपन करने के लिए, चलाने के लिए उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पासवर्ड के वो कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुछ फिगर के टाइप में दिया है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, आप लोग इसको देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर टाइप है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा को दर्शाता है। यह आंकड़े सतत परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो उन आंकड़ों को मापता है जो मतलब परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे हो गया दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई, इस तरह के उसको नापता है। इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता तेज होती है। इनका परिणाम हमें ग्राफ आदि के रूप में प्राप्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़े स्टोर नहीं कर सकता है। इनका प्रयोग तकनीक, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उदाहरण है एक मतलब कि थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि थर्मामीटर से हम उसका तापमान वापमान सब चेक करते हैं, तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण हो गया ये। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। एक कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रेषित करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम 0-1 का इस्तेमाल करता है। यह कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे कैलकुलेटर। कहने का मतलब है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो मतलब कि बाइनरी सिस्टम मतलब कि वो कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और जो पहले हमारा बना था सबसे पहले वो कंप्यूटर, वही कैलकुलेटर के टाइप का ही था जो बना था, उसमें कैलकुलेटिंग पहले किया जाता था। ये एनालॉग कंप्यूटर से कुछ धीमे लेकिन परिणाम में अधिक शुद्ध होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर पहले नंबर पर,
माइक्रो कंप्यूटर तेजी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता एवं हल्का होता है और आकार में भी सबसे छोटा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर तथा कार्यालय इस्तेमाल आदि के लिए विकसित किया गया है। जैसे पीसी हो गया, नोटबुक मतलब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक्स, लैपटॉप्स, ये सब जो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। दूसरा पॉइंट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका आकार और कार्यक्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट जो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है। यह काफी तेज कंप्यूटर होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। यह एक सेकंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इस कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है। और जो कंप्यूटर का तीसरा टाइप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कठिन गणना करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करने से पहले डिजिटल डेटा में बदल देता है। सरल शब्दों में कहें तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर मतलब जब जब कंप्यूटर बना, कंप्यूटर में कुछ चेंज किया गया, नए तरीके का कंप्यूटर आया, उसी के हिसाब से पीढ़ी की तरह यहाँ पर बांटा गया है। तो जो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो थी 1945 से 1955 के बीच में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे और काफी बड़े थे, बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे और बहुत ही अधिक गर्मी पैदा करते थे। इस पीढ़ी का सबसे प्रमुख उदाहरण ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कंप्यूटर है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक चली थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी का एक उदाहरण IBM 7094 है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी चली थी वो थी 1964 से 1974 तक। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट IEC का आगमन हुआ जिससे कंप्यूटर का आकार काफी कम हो गया। IBM 360 इस पीढ़ी का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। मल्टीटास्किंग की अनुमति देने वाले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब जो तीसरी पीढ़ी आई थी हमारी उसमें हमारे मल्टीटास्किंग की अनुमति मतलब जो उसमें मल्टीटास्किंग हम कर सकते थे, मतलब कि एक समय में बहुत ज्यादा काम कर सकते थे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आगमन हुआ जिससे पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक, मतलब कि 1989 के बाद से अब तक जो हमारा चल रहा है वो पांचवी पीढ़ी है। वर्तमान और उससे आगे कहने का मतलब है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बोलते हैं AI पर केंद्रित हैं और अभी भी विकास के अधीन है। उनका लक्ष्य ऐसे उपकरण विकसित करना है जो प्राकृतिक भाषा पर प्रतिक्रिया दें और सीखने और आत्मसंगठन में सक्षम हों। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हमारे जीवन में होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कंप्यूटर ने आज के समय में लोगों के काम को बहुत ज्यादा मात्रा में आसान बना दिया है। जहां पर कंप्यूटर आने से पहले लोगों को किसी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, तो वहीं कंप्यूटर आ जाने के बाद उसी काम को करने में कुछ ही समय लगता है। आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल निम्नलिखित जगहों पर किया जा रहा है।
तो हम देख लेते हैं कंप्यूटर किन किन जगह पर मतलब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हो गया घरों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, मेडिकल में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, बैंकिंग, ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, मतलब ऐसे कहने का मतलब है लगभग हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। मिलिट्री, सिक्योरिटी, वेदर फोरकास्टिंग, रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, कहीं पर भी जहां पर भी आप देख लीजिए हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो भौतिक चीजें होती हैं। फिजिकली हम उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मेमोरी डिवाइस, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मेमोरी डिवाइस। ये डिवाइस है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करते हैं। मेमोरी डिवाइस में हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव शामिल हैं। दूसरा है इनपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक शामिल है। कहने का मतलब है कि जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारा ये कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है, जिससे हमें मॉनिटर के अंदर मतलब कि इनपुट भेजने के लिए वो मिलता है, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हो सके। और इसी के बाद है हमारा इनपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। तीसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा आउटपुट करने की अनुमति देते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर आदि शामिल हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इस हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर में कुछ डाटा इंटर भी नहीं कर सकते। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 से 4 बटन हो सकते हैं, जैसे कि दायां बटन, बायां बटन और मध्य का बटन। तीसरा है स्कैनर। यह एक कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमें कुछ स्कैन करना रहता है, जैसे मोबाइल में आप जाएंगे, किसी चीज को स्कैन करेंगे, बार कोड या कुछ भी, उसी तरह से ये होता है कि पूरे आपके फाइल को, पेज को जो लिखे हैं उसको स्कैन करके आपको ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके देता है। चौथा पॉइंट है मॉनिटर। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल एक टीवी की तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमें अच्छी तस्वीर दिखाता है। ये हार्डवेयर लैपटॉप में छोटा साइज का होता है और डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा होता है। पांचवा पॉइंट है स्पीकर। यह भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं या ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। छठा पॉइंट है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। सातवां पॉइंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता है। यह एक बोर्ड है जिसको पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। यह बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है और वो सारे कंपोनेंट्स हैं सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। आठवां पॉइंट है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये खुद एक हार्डवेयर नहीं है। इसके अंदर कई सारे छोटे बड़े हार्डवेयर हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा दिमाग हमें जो बोलता है हम वही करते हैं। हम लोग हार्डवेयर देख चुके हैं, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के मुख्य जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम पहले देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इत्यादि। यह कंप्यूटर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल तथा मॉनिटर करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए माहौल प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी कई उदाहरण हैं। हम पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद लोड होता है। कंप्यूटर में बूटिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह केवल कंप्यूटर की बूटिंग ही नहीं बल्कि दूसरे एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए भी आवश्यक होता है।
दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर पार्ट्स को कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए एक खास प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड सही तरीके से कार्य कर पाए, इसके लिए कंप्यूटर में पहले से ही कीबोर्ड ड्राइव होता है। अगला पॉइंट है असेंबलर। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को ही समझ पाता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन काम था, इसलिए एक असेंबलर भाषा को बनाया गया। और असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए बनाया गया ट्रांसलेटर है। जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। अगला पॉइंट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होता है जो कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदल देता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। या कहें तो कंपाइलर एक इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने का काम करता है। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर और यूजर कम्युनिकेट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, पेंट कैलकुलेटर, वर्डपैड, नोटपैड इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है: बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। हम इसको देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम हमेशा करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में रोजमर्रा के कार्यों के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। किसी भी कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर पर काम करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने आना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद दूसरा है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी निश्चित उद्देश्य व विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल भी किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और तीसरा है ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर, चौथा है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। वे सभी प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, उन सभी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के उपयोग से हम अपने कंप्यूटर में फाइल की साइज को कम कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। और इसी के बाद है बैकअप एंड रिकवरी टूल्स। यह प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करता है। अगर किसी भी वजह से आपका कोई फाइल या डेटा करप्ट हो जाता है, तो आप इन प्रोग्राम की मदद से अपनी फाइल या डाटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है सिक्योरिटी प्रोग्राम। वायरस हमारे कंप्यूटर को बहुत तरीकों से इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रोजन्स, वर्म्स, स्पाईवेयर आदि। इन वायरस की वजह से एक यूजर को काफी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर के डाटा की चोरी भी हो सकती है। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं इसका पीडीएफ का जो पूरा है फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाकर इसके पूरी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है, इसमें पूरा मतलब हिंदी में दिया गया है, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक पीडीएफ में उसका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह पर सेव करके लिखा हूँ। मैं उस पीडीएफ के पेज को ऐसे थोड़ा ऊपर मतलब कि ऊपर स्क्रॉल करते जाऊँगा। आप लोग उसको थोड़ी थोड़ी देर में रोक रोक करके वीडियो को उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप उसको तुरंत वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए मैंने इसमें टोटल 55 पॉइंट नोट किया हूँ मैं इसमें। ये पॉइंट एमसीक्यू में आने का ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इसको एकदम ठीक से देख लीजिएगा। मैं इसकी पूरी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ अपने। आप लोग इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
पहला MCQ है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है? ऑप्शन ए संग्रहण, बी बहुमुखी प्रतिभा, सी एकदम सही, डी स्वचालित। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी बहुमुखी प्रतिभा। दूसरा MCQ है, जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एक ... के आविष्कारक हैं। मतलब कि इनमें जो नीचे से पूरा 4 पॉइंट दिया है किसके आविष्कारक हैं? जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर। ए है ENIAC, बी है UNIVAC, सी है EDSAC और डी है फर्रानती मार्क 1। इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तीसरा पॉइंट है, एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है PDA। तो इसमें सही उत्तर रहेगा ए माइक्रो कंप्यूटर। चौथा MCQ है, डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के 3 मुख्य भाग हैं। ए मेमोरी इनपुट आउटपुट DMA, बी ALU CPU मेमोरी, सी है मेमोरी इनपुट आउटपुट CPU और डी है कंट्रोल सर्किट ALU रजिस्टर। इसमें का जो सही उत्तर रहेगा वो है सी मेमोरी इनपुट आउटपुट और CPU। जो पांचवा MCQ है वो है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड, सी वैक्यूम ट्यूब, डी VLSI। आंसर है इसका डी VLSI। छठा MCQ है, एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, मतलब किस में मापी जाती है? किलोबाइट्स में, या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, या फिर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए किलोबाइट्स में। सातवां MCQ है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को ... के अधिनियम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब किसके उपयोग के अधिनियम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ए है CPU, बी है कीबोर्ड, सी है माउस, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी कीबोर्ड। MCQ आठवां, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी आउटपुट यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट, डी लॉजिकल यूनिट। सही उत्तर है इसका सी कंट्रोल यूनिट। MCQ नंबर 9, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को स्थानांतरित करना, बी प्रोग्राम निर्देश को संग्रहित करना, सी लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करना, डी प्रोग्राम निर्देश को डिकोड करना। सही उत्तर है डी प्रोग्राम निर्देश को डिकोड करना। 10वां MCQ है, प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट बीम और स्याही के कणों द्वारा प्रिंट किया जाता है। ए कैरेक्टर प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी बीम प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। इसका सही उत्तर है लेजर। MCQ 11, कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, बी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, सी रोम एंड मेन मेमोरी, डी हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव। सही उत्तर है ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU। MCQ 12, सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए रिस्टोर फाइल, बी बैकअप, सी फायरवॉल, डी रिफाउंडेंसी। सही उत्तर है इसका बी बैकअप। MCQ 13, मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोम, बी रैम, सी चाचा, डी नन ऑफ दी एबव। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रोम। ... एक प्रोग्राम है जो मेनेमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन है असेंबलर, बी पोर्टेबल, सी इंफॉर्मेशन, डी टेम्पलेट। सही उत्तर है ए असेंबलर। MCQ नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए ऑटोकैड, ऑप्शन बी एडोबे फोटोशॉप, ऑप्शन सी कोरल ड्रा, डी ऑल ऑफ द एबव मतलब सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें से सभी एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रॉप्रियरिटी सॉफ्टवेयर। MCQ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काइप, एडोबी रीडर। इसमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी। MCQ नंबर 17, एक सुरक्षा और गोपनीयता थ्रेट है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। वायरस, प्रोग्राम, प्रोसेस, नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर है इसका ए वायरस। MCQ 18, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी भंडारण होता है?
ऑप्शन ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी दोनों में, डी कोई किसी में नहीं। सही उत्तर है इसका बी हार्ड डिस्क में। MCQ नंबर 19, कंप्यूटर रोम में सूचना किसके द्वारा स्टोर की जाती है? नंबर 1 यूजर, बी प्रोग्रामर, सी मैन्युफैक्चरर, डी इंजीनियर। सही उत्तर है इसका सी मैन्युफैक्चरर। 20वां MCQ है, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा एक उदाहरण है। इंस्ट्रक्शन का, कमांड का, इनडायरेक्ट इनपुट का या फिर डायरेक्ट इनपुट। इसका सही उत्तर है डी डायरेक्ट इनपुट। तो जो हमारा MCQ 21 है, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लोपी डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। इसमें का जो सही उत्तर है वो है ए रैम। हमारा जो 22वां MCQ है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी स्पीच सिंथेसाइजर, ऑप्शन सी MICR और ऑप्शन डी है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसका जो सही उत्तर है वो है सी MICR। 23वां MCQ है, कंप्यूटर मेमोरी को इसमें से किसके रूप में जाना जाता है? ए बाइट, बी मीटर, सी सेकंड, डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाइट्स। 24वां MCQ है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी निर्देशों और डाटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है? ऑप्शन ए इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है सी सेकेंडरी मेमोरी। MCQ 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए CD रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CD रोम। MCQ 26, रिकॉर्ड्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर इनमें से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए हेडर, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी क्रिएट फ्लैश मूवीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए हेडर। MCQ 27वां, प्राइमरी की का मान क्या होता है? ऑप्शन ए कैन नॉट बी नुल, मतलब कि नुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी नुल हो सकता है, ऑप्शन सी डुप्लीकेट हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नुल हो सकता है। MCQ 28वां, डॉट डॉट एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग स्थिर इमेजों को डिजिटल प्रारूप में लेने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजिटल। MCQ 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर विंडोज द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए NTLDR, ऑप्शन बी GRUB, ऑप्शन सी LILO और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NTLDR। MCQ 30वां, विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन कौन सा है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MCQ 31वां, सिस्टम का पावर बंद होने पर निम्नलिखित में से कौन अपने द्वारा संग्रहित की जाने वाली जानकारी को बरकरार रखता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी DIMM। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रोम। MCQ 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए माउस। MCQ 33वां, कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। MCQ 34वां, पेन ड्राइव डॉट डॉट है टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, नन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस। MCQ 35वां, वर्चुअल मेमोरी का आकार निम्नलिखित पर आधारित होता है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी डाटा बस, ऑप्शन डी एड्रेस बस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एड्रेस बस।
MCQ नंबर 36वां, कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को यूनिक नंबर प्रदान करता है? ऑप्शन ए यूनिकोड, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन डी IBM। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ASCII। जो पहला फुल फॉर्म है वो है SMS का। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को AI की मदद से इसका फुल फॉर्म लिख कर दिखा रहा हूँ। इससे आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। पूरा स्पेलिंग भी करेक्ट रहेगा यहाँ पर, और इसके बारे में बताया भी रहेगा कि ये कैसे और कहाँ पर यूज होता है, मतलब क्या क्या जो सभी फुल फॉर्म रहेगा, कैसे कहाँ यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को एकदम ठीक से समझ में आएगा। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, और जो जो दूसरा फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और जो अगला फुल फॉर्म है वो है PC का। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद है हमारा रैम का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। उसी के बाद आता है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर देखिए कॉपर दिया गया है, लेकिन ये केमिस्ट्री का है, इसको छोड़ दीजिए। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का है कंट्रोल यूनिट। और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, और नीचे MCU लिखा है। उसकी बात अलग है, वो कंप्यूटर है, कुछ भी बोल देता है, उसको छोड़ दीजिए। एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट, और इसको केमिस्ट्री में इसका यूज होता है लिथियम का, उसको भी छोड़ दीजिए। अगला फुल फॉर्म है MIPS का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला फुल फॉर्म है OCR। अगला फुल फॉर्म है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है वाईफाई। वाईफाई का मतलब फुल फॉर्म नहीं होता है, ये एक ब्रांड नेम है जो किसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पूरा उसके बारे में लिखा है। अगर आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप लोग इसको पूरा हिंदी में कैसे सर्च करके देख सकते हैं एक तरफ से। अगला फुल फॉर्म है VDU का। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी के बाद जो फुल फॉर्म है वो है LCD का फुल फॉर्म। LCD का फुल LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद जो है वो है LED का फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और अगला फुल फॉर्म है SRAM, मतलब SRAM का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है DVD का फुल फॉर्म। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डाइस। उसके बाद है USB का फुल फॉर्म। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और उसके बाद है UPI का फुल फॉर्म। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उसके बाद है OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उसके बाद है IPO। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद है BIOS का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो हमारा इसमें का लास्ट फुल फॉर्म है वो है PDF का। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम लोगों ने यहाँ पर अपने SSC के एग्ज़ाम का जो पहला चैप्टर है उसमें का लगभग मेन फुल फॉर्म देख लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पूरा जो फुल फॉर्म इसमें पूरा इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको हिंदी में चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल से इस जेमिनी AI पर आकर उसमें मतलब किसी फुल फॉर्म को लिख कर, जैसे आप हमको चाहिए PDF का, PDF फुल फॉर्म इन HINDI, हमें इसका फुल फॉर्म हिंदी में चाहिए, तो हम PDF फुल फॉर्म इन हिंदी लिख कर जैसे ही सर्च करेंगे हमको ये हिंदी में लिख कर आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर जिस भी मतलब जिसका भी फुल फॉर्म चाहिए हिंदी में, आप लोग यहाँ पर उसको उसके आगे इन हिंदी लिख कर सर्च करेंगे तो आपको पूरा हिंदी में लिख कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो जाते जाते आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका दोस्त जो SSC पढ़ रहा है या उस SSC पढ़ना चाहता है
आप लोग ये वीडियो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ पढ़ सके, समझ सके। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।